हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो पूरा देखना, कई सारी जानकारी आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित और अन्य जानकारियां प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले यदि बात करें तो यूनेस्को जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत जो यू होता है ना, यू फॉर होता है यूनाइटेड, एन फॉर होता है नेशंस, ई फॉर होता है एजुकेशनल, एस फॉर होता है साइंटिफिक, सी फॉर होता है कल्चरल एंड ओ फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन। यह एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यदि देखें यूनेस्को का मुख्यालय हमें कहां देखने के लिए मिलता है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत हमें यूनेस्को का मुख्यालय देखने के लिए मिलता है। और एक बात आपको पता होना चाहिए, फ्रांस की जो राजधानी है ना पेरिस, वह किस नदी के किनारे बसी है, तो सीन नदी के किनारे बसी हुई है। इस यूनेस्को की स्थापना कब की जाती है, यह भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो याद रखना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी, किंतु एक साल बाद 1946 के अंतर्गत हमारा भारत इसका सदस्य देश बन जाता है। यदि वर्तमान में देखें तो 193 देशों से ज्यादा हमें इसके सदस्य देश देखने के लिए मिलते हैं। कम से कम 11 अन्य सदस्य देश देखने के लिए मिलते हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हमें इस संगठन के देखने के लिए मिलते हैं। यदि बात करें कि इसकी वर्तमान के अंतर्गत अध्यक्षता कौन कर रहा है इस संगठन की, यदि देखें इसकी महानिदेशिका कौन है, तो याद रखना यह इसकी महानिदेशिका हमें देखने के लिए मिलती है अमेरिका फ्रांस जो है ना, फ्रांस की पूर्व मंत्री आंद्रे अजोले इसकी क्या है, वर्तमान के अंतर्गत महानिदेशिका है। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस स्थल बनाया जाता है। भारत में कुल विश्व विरासत स्थल कितने हैं, वर्तमान के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं 38 विश्व विरासत स्थल। एक बात और याद रखना, 38वें विश्व विरासत स्थल के रूप में अर्थात शहर के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो राजस्थान का यदि देखें तो एक बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत शहर हमें देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी या गुलाबी सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसे 38वें विश्व विरासत शहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में विश्व विरासत स्थलों को यदि हम देखें तो 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग है, तो याद रखना सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल और तीसरा होता है विश्व विरासत शहर स्थल। यह तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखें, बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो जो 2 हम देखें इसके अंतर्गत के जो 2 टाइप है ना, उसी से हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे यहाँ के स्थल। सबसे पहला जो देखने के लिए मिलता है प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल और दूसरा होता है हम देखें सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल। यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम देखें तो सबसे पहला यदि टाइप की यदि बात करें तो सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत
कौन कौन सी साइट्स शामिल की गई है। तो सबसे पहली साइट्स, सबसे पहला स्थल हमें देखने के लिए मिलता है खजुराहो स्मारक समूह। आप जानते हैं खजुराहो आता कहां पर है, तो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और खजुराहो के जो मंदिर है ना, बड़े ही खूबसूरत होने के कारण इन मंदिरों के समूह को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसे मैप के माध्यम से सबसे पहले छतरपुर की पोजीशन देख लो और उसी के अंतर्गत खजुराहो के मंदिरों का समूह देख लो। इसे शामिल किया गया था 1986 के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए कि यह जो मंदिर है ना, खजुराहो के मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा। यदि बात करें 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य में इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके पश्चात दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है सांची का स्तूप। जिस प्रकार से हम देखें तो सांची बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सांची के स्तूपों का निर्माण 3री ईसा पूर्व के अंतर्गत सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और याद रखना, किंतु इसे पढ़ने का, इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है ना, एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है जनरल टेलर के द्वारा 1818 के अंतर्गत सांची के स्तूपों को खोज की गई थी। सांची का जैसे ही नाम आता है ना, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बौद्ध नगरी के रूप में भी हम इसे सांची को डिफाइन कर सकते हैं। बड़ा ही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र यदि हम देखें मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें सांची ही देखने के लिए मिलता है। तो सांची आता कहां पर है, तो सांची की पोजीशन देखिए, यह हमारा रायसेन जिला और रायसेन के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलता है सांची के स्तूप। इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल किया जाता है 1989 के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों के रूप में। तीसरा यदि हम देखें तो हमें देखने के लिए मिलती है भीमबेटका की गुफाएं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भीमबेटका आता कहां पर है, तो यह भी रायसेन के अंतर्गत आता है। एक एरिया है अब्दुल्लागंज के अंतर्गत हमें भीमबेटका की गुफाएं देखने के लिए मिलती है। और आपको पता होना चाहिए इसी भीमबेटका से आदि मानव के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े शैलचित्र और शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं। यही इसकी खासियत है। संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भीमबेटका जाना जाता है। हम यदि देखें तो इसे कब शामिल किया गया, तो 2003 के अंतर्गत भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया था। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी। बात है 1957-1958 की। डॉक्टर एक थे, डॉक्टर, अब तो उनका देहांत हो चुका है, विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के द्वारा भीमबेटका की खोज 1957-58 के अंतर्गत की गई थी। किंतु जिसे 2003 के अंतर्गत इतने लंबे समय के बाद विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। जैसे ही नाम निकला है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जी का, तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध कहां से है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के नीमच से देखने के लिए मिलता है। यह एक इतिहासकार और पुरातत्वविद के रूप में इनकी छवि हमें देखने के लिए मिलती है। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के। अब अगला कभी देखें तो जो नेचुरल साइट्स होती है, जो प्राकृतिक स्थल होते हैं,
उसके बारे में बात करते हैं। दो स्थल हमें देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम देखें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। एक देखने के लिए मिलता है पचमढ़ी जैव विविधता। आपको पता होना चाहिए कि इसे आता कहां पर है पचमढ़ी, तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी हमें देखने के लिए मिलता है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सबसे अच्छा हिल स्टेशन के रूप में मध्य प्रदेश के हम देखें, मध्य प्रदेश का जो शहर जाना जाता है पचमढ़ी जाना जाता है। अब यदि हम देखें तो इसे कब स्वीकार किया गया, हम देखें विश्व धरोहर स्थल में इसे कब सम्मिलित किया गया, तो 2009 के अंतर्गत इसे यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित किया गया था। अगला देखने के लिए मिलता है अचानकमार अमरकंटक वाला एरिया। यह आता कहां पर है, तो हम यदि देखें तो सबसे जो पूर्वोत्तर वाला जो हमें देखने के लिए मिलता है जिला, हाँ तो सबसे पूर्वोत्तर वाला जिला याद रखना सिंगरौली होता है। उसी के पास में यदि नीचे की साइड आ जाए तो अनूपपुर जो है ना, तो अनूपपुर के अंतर्गत आता है अचानकमार अमरकंटक वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र को 2012 के अंतर्गत क्या किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ का जो एरिया है ना, यहाँ पर हमें एक और विवादित क्षेत्र भी देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है किरार घाटी विवाद। यह विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। अब यदि बात करें तो कितने ऐसे जैव आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। इसे केंद्र सरकार के द्वारा 1999 के अंतर्गत जैव आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, किंतु 10 साल बाद 2009 के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, अचानकमार अमरकंटक वाला क्षेत्र। इसे 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जैव आरक्षित का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और यदि हम देखें तो 2012 के अंतर्गत इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया गया। और तीसरा देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आता है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना देखें हम अगस्त 2011 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। अब यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें मध्य प्रदेश जैव विविधता स्थल भी देखने के लिए मिलते हैं, जो केवल 2 है। पहला स्थल हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ जो छिंदवाड़ा है ना, तो छिंदवाड़ा का हम देखें तो एक एरिया है पातालकोट मध्य प्रदेश जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सतना की नरो पहाड़ जो है ना, उसे भी मध्य प्रदेश के जैव विविधता स्थल के रूप में जाना जाता है। तो यह संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने उपलब्ध करा दी। साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी मैप के माध्यम से भी आप लोगों के ब्रेन में सेट हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।